दुनिया की रफ्तार आज तेल पर टिकी है। सोचिए अगर एक दिन के लिए पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाए तो क्या होगा। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां रुक जाएंगी, फैक्ट्रियों की मशीनों का शोर शांत हो जाएगा और शायद पूरी अर्थव्यवस्था ढेर हो जाएगी। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसा नजारा है जो दुनिया अक्टूबर 1973 में देख चुकी है, जब अरब इजराइल युद्ध के दौरान अरब देशों ने तेल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। उस वक्त दुनिया को समझ आ गया था कि असली ताकत सोना या चांदी नहीं, बल्कि ये गहरा गाढ़ा तेल है, जिसे आज हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब तेल नहीं था तब दुनिया कैसे चलती थी, और इंसान को इस काले सोने के बारे में पहली बार पता कैसे चला। तेल की कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि लाखों साल पुरानी है। धरती की गहराइयों में जब लाखों सालों तक ऑर्गेनिक मैटर यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु दबे रहे, तो गर्मी और दबाव की प्रेशर की वजह से वो हाइड्रोकार्बन्स में बदल गए, जिसे आज हम क्रूड ऑयल कहते हैं। अक्सर ये तेल जमीन के अंदर दबा रहता है, लेकिन कभी कभी धरती की सतह पर खुद ब खुद बाहर निकल आता है। यही वजह है कि प्राचीन सभ्यताओं को इसके बारे में बहुत पहले से पता था। हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्ट के लोग इस तेल का इस्तेमाल जलाने या ईंधन के रूप में नहीं, बल्कि एक दवा के रूप में करते थे। उनका मानना था कि अगर किसी को चोट लग जाए तो इस तेल को लगाने से घाव जल्दी भर जाता है। वहीं दूसरी तरफ 347 ईस्वी के आसपास चीन में तेल निकालने के लिए बकायदा कुएं खोदे गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय उनके पास कोई आधुनिक मशीनरी नहीं थी। उन्होंने बांस के खंभों और पुलिस का इस्तेमाल करके लगभग 240 मीटर की गहराइयों तक ड्रिलिंग की थी। उस वक्त चीन के लोग इस तेल का इस्तेमाल नमक बनाने के लिए किया करते थे। वे बांस की लंबी पाइपलाइन बनाते थे और तेल को नमक के खेतों तक पहुंचाते। वहां इस तेल को जलाकर आग पैदा की जाती, जिससे पानी भाप बनकर उड़ जाता और नमक बचता। यानी जो तेल आज जहाज और कार चला रहा है, कभी उसकी शुरुआत नमक बनाने से हुई थी। जापान में जब 7वीं शताब्दी में पहली बार तेल दिखा, तो वहां के लोगों के लिए ये एक चमत्कार जैसा था। उन्होंने इसे जलने वाला पानी कहना शुरू कर दिया। 9वीं शताब्दी तक आते आते अजरबैजान के इलाकों में तेल पानी की तरह जमीन से रिसने लगा। मशहूर खोजी मार्को पोलो ने भी 12वीं शताब्दी में कैस्पियन सागर के किनारे बाकू में इस तेल के भंडार देखे थे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद 15वीं शताब्दी तक इंसान ये नहीं समझ पाया था कि इस तेल का बड़ा इस्तेमाल कैसे किया जाए। उस दौर में रात का मतलब था पूरा अंधेरा। आज की तरह स्ट्रीट लाइट या बिजली नहीं थी। लोग सूरज ढलने के बाद घरों से निकलने में डरते थे। अगर किसी को मजबूरी में बाहर निकलना भी पड़ता तो रोशनी के लिए अजीबोगरीब तरीके अपनाए जाते थे। कुछ देशों में तो खास तरह की मछलियां और चिड़ियां पकड़ी जाती थी। उन्हें कई दिनों तक सुखाया जाता था और फिर उन्हें मोमबत्ती की तरह जलाया जाता था। अमेरिका में सैल्मन फिश और स्कॉटलैंड और आयरलैंड में पेट्रल्स नाम की चिड़ियों को जलाकर रोशनी करते थे। लेकिन 1700 का साल आते आते रोशनी की तलाश ने एक नया और दर्दनाक रूप ले लिया। व्हेल ऑयल का दौर। लोगों ने देखा कि व्हेल मछली की चर्बी से जो तेल निकलता है वो बहुत देर और साफ जलता है। बस फिर क्या था, समुद्रों में व्हेल का बड़े पैमाने पर शिकार होना शुरू हो गया। अमेरिका ने इसमें अपनी मोनोपोली बना ली और देखते ही देखते व्हेल ऑयल इंडस्ट्री वहां की 5वीं सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई। लेकिन व्हेल की संख्या तेजी से गिरने लगी और तेल महंगा होने लगा। दुनिया को अब एक सस्ते और बेहतर विकल्प की तलाश थी, और यही तलाश आधुनिक तेल उद्योग की नींव रखने वाली थी। 1800 के दशक के मध्य तक दुनिया रोशनी के लिए पूरी तरह से व्हेल मछलियों के तेल पर निर्भर थी। लेकिन व्हेल्स का शिकार इतना ज्यादा हो चुका था कि उनकी संख्या कम होने लगी और तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। आम आदमी के लिए रात में दिया जलाना भी मुश्किल हो रहा था। इसी संकट के बीच 1846 में कनाडा के एक जियो साइंटिस्ट अब्राहम गेसनर ने एक ऐसी खोज की जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। उन्होंने कोयले और बिटुमेन को रिफाइन करके एक नया तेल निकाला, जिसे उन्होंने केरोसिन नाम दिया। केरोसिन व्हेल ऑयल के मुकाबले 15 गुना सस्ता था और बहुत ही साफ रोशनी देता था। देखते ही देखते केरोसिन की मांग इतनी बढ़ गई कि रातों रात कई कंपनियां इसे बनाने के काम में जुट गईं। अब सड़कों पर लैंप लगने लगे थे और लोग रात में भी बाहर निकलने लगे थे। लेकिन केरोसिन बनाने के लिए जिस कच्चे माल की जरूरत थी, उसकी खोज अभी भी जारी थी। उन्हीं दिनों अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में नमक के कुओं में से एक चिपचिपा काला पदार्थ निकलता था, जो वहां के नमक व्यापारियों के लिए किसी कचरे से कम नहीं था।
यहीं पर एंट्री होती है जेम्स टाउनसेंड की, जो एक बैंक प्रेसिडेंट थे। उन्होंने सोचा कि अगर इस काले कचरे को रिफाइन किया जाए तो शायद इससे केरोसिन जैसा ही कुछ कीमती बनाया जा सकता है। उन्होंने येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बेंजामिन सिलिमन से इसकी जांच करवाई। उसके बाद जो रिपोर्ट आई वो चौंकाने वाली थी। प्रोफेसर ने बताया कि इस पेट्रोलियम से न केवल बेहतरीन रोशनी वाला तेल बन सकता है, बल्कि इससे गैस और लुब्रिकेंट्स भी बनाए जा सकते हैं। टाउनसेंड ने तुरंत अपनी एक कंपनी बनाई, लेकिन लोग इस चट्टानी तेल पर भरोसा नहीं कर रहे थे और कंपनी के शेयर्स नहीं बिक रहे थे। तभी टाउनसेंड की मुलाकात एडविन ड्रेक से हुई, जो रेलवे में काम करते थे। ड्रेक को भी तेल खोजने का जुनून सवार था। टाउनसेंड ने ड्रेक को $1000 की सालाना सैलरी पर पेंसिल्वेनिया भेजा ताकि वो वहां तेल के कुएं खोद सके। मई 1858 में ड्रेक पेंसिल्वेनिया के टाइट सवीले पहुंचे। वहां का नजारा देखकर उन्हें लगा कि काम आसान होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। ड्रेक ने जब खुदाई शुरू की तो मिट्टी धंसने लगी और पानी के सोते फूटने लगे। लोग उन्हें दूर से देखकर हंसते थे और उन्हें क्रेजी ड्रेक कहने लगे थे। लोगों को लगता था कि जमीन के अंदर से तेल निकालना एक बेवकूफी भरा कदम है, पर ड्रेक हार मानने वाले में से नहीं थे। उन्होंने एक लोहार विलियम स्मिथ को काम पर रखा। खुदाई के दौरान जब बार बार पानी भरने की समस्या आई तो ड्रेक ने एक कमाल का आइडिया लगाया। उन्होंने लोहे के पाइप को जमीन के अंदर डालना शुरू किया ताकि बाहरी पानी अंदर न जाए और पाइप के बीच से ड्रिलिंग की जा सके। महीनों की मेहनत और लोगों के तानों के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा था। टाउनसेंड ने भी पैसे भेजने बंद कर दिए थे और ड्रेक को काम रोकने का आदेश दे दिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शनिवार 27 अगस्त 1859 को जब 69 फीट की गहराई पर खुदाई पहुंची तो स्मिथ ने देखा कि पाइप के अंदर से काला गाढ़ा तरल पदार्थ ऊपर आ रहा है। ये क्रूड ऑयल था। सोमवार को जब ड्रेक वहां पहुंचे तो स्मिथ और उनकी टीम ने बाल्टियों और ड्रमों में तेल भर रखा था। यह दुनिया का पहला कमर्शियल तेल का कुआं था। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे टाइट्स विले में हड़कंप मच गया। जो लोग ड्रेक को पागल कहते थे वो अब अपनी जमीनों पर कुएं खोदने के लिए भाग रहे थे। टाइट्स विले देखते ही देखते एक शांत गांव से ऑयल सिटी बन गया। 1862 तक जहां पहले सिर्फ कुछ बैरल ही तेल निकलता था, अब वहां से 30 लाख बैरल तेल निकलने लगा। अमेरिका में एक नई क्रांति आ चुकी थी, जिसने आने वाले समय में उसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने की बुनियाद रख दी थी। अमेरिका में तेल की क्रांति ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी थी। अब हर देश ये चाह रहा था कि काश उनकी जमीन के नीचे भी ऐसा ही काला सोना निकल आए। 20वीं सदी की शुरुआत तक तेल की ये तलाश ठंडे देशों से निकलकर तपते हुए रेगिस्तानों यानी कि मिडिल ईस्ट तक पहुंच गई। उस समय मिडिल ईस्ट के बारे में दुनिया की राय बहुत अलग थी। वहां सिवाय रेत, गर्मी और ऊंटों के कुछ और होने की उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन ब्रिटेन के एक जियोलॉजिस्ट जॉर्ज बेनार्ड रेनॉल्ड्स को कुछ और ही यकीन था। उन्होंने लगातार 10 सालों तक पर्शिया, जो कि आज का ईरान है, के धूल भरे रास्तों और पहाड़ों पर भटकते हुए तेल की संभावनाएं तलाशी। कई बार उन्हें लगा कि वो हार मान लेंगे, लेकिन साल 1908 में उनकी मेहनत रंग लाई और ईरान के अंदर पहली बार भारी मात्रा में कच्चा तेल मिल गया। इस खोज ने एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी यानी कि एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी को जन्म दिया, जो एक ब्रिटिश कंपनी थी। ईरान का तेल निकालने के बाद ब्रिटिश सरकार ने चालाकी दिखाई और कंपनी के ज्यादातर शेयर्स खुद खरीद लिए। सारा मुनाफा लंदन जाने लगा और ईरान के हिस्से में सिर्फ अपनी ही जमीन का दोहन आया। ये एक बड़े संघर्ष की शुरुआत थी। ईरान के लोग अपनी ही संपत्ति पर विदेशियों का कब्जा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार सालों के विवाद के बाद 1951 में ईरान ने अपनी तेल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन कर दिया, यानी कि अंग्रेजों को बाहर का रास्ता दिखाकर अपनी संपत्ति पर खुद का हक जमा लिया। लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी। जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक सऊदी अरब की किस्मत बदलने वाली थी। 1930 के दशक में सऊदी अरब एक ऐसा देश था जहां फसल के नाम पर सिर्फ खजूर उगते थे। यहाँ के लोगों की आय का एकमात्र जरिया मक्का और मदीना आने वाले जायरीन यानी कि तीर्थ यात्री थे। भूख और गरीबी ऐसी थी कि लोग काम की तलाश में दूसरे देशों की ओर पलायन कर रहे थे। 1938 में एक अमेरिकी कंपनी अरामको ने सऊदी के रेगिस्तानों में ड्रिलिंग शुरू की। कई जगहों पर नाकामयाबी मिली, लेकिन दमाम नाम की जगह पर जब लकी नंबर 7 नाम के कुएं से तेल निकला तो उसने इतिहास बदल दिया। ये कोई मामूली कुआं नहीं था, बल्कि तेल का ऐसा समंदर था जिसका अंत किसी को नहीं पता था। अरामको ने जहां भी ड्रिलिंग की वहां से तेल का फव्वारा फूट पड़ा। देखते ही देखते सऊदी अरब की गरीबी अमीरी में बदलने लगी।
1944 तक पूरे इलाके में पाइपलाइन बिछ गई और सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर बन गया। जो देश कल तक दाने दाने को मोहताज था, वो आज दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में शामिल हो चुका था। ऊंटों की जगह महंगी गाड़ियों ने ले ली और मिट्टी के घरों की जगह आलीशान इमारतों ने। एक रिपोर्ट के अनुसार आज भी सऊदी अरब के पास इतना तेल रिजर्व है कि वो दशकों तक दुनिया की जरूरतें पूरी कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया के और देशों जैसे कि रूस और वेनेजुएला में भी तेल की खोज हुई, एक नई समस्या खड़ी हो गई, कंपटीशन। जब हर कोई ज्यादा तेल बेचने की होड़ में लगा, तो तेल की कीमतें गिरने लगी। इससे उन देशों को नुकसान होने लगा जिनकी पूरी इकोनॉमी ही तेल पर टिकी थी। इस नुकसान से बचने के लिए सितंबर 1960 में बगदाद में एक मीटिंग हुई, जहां ओपेक का जन्म हुआ। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और वेनेजुएला जैसे देशों ने मिलकर ये तय किया कि अब वे आपस में लड़ने की बजाय एक ग्रुप की तरह काम करेंगे। वे ही तय करेंगे कि दुनिया में कितना तेल जाएगा और उसकी कीमत क्या होगी। इस संगठन ने तेल को एक व्यापारिक वस्तु से बदलकर एक राजनीतिक हथियार बना दिया, जिसका असर पूरी दुनिया ने 1973 के संकट में महसूस किया। दोस्तों, तेल की दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अक्टूबर 1973 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। ये वो दौर था जब योम किपर युद्ध छिड़ा हुआ था, जिसमें सीरिया और मिस्र एक तरफ थे और इजराइल दूसरी तरफ। अमेरिका और जापान जैसे शक्तिशाली देश खुलकर इजराइल का साथ दे रहे थे। इसी बात से नाराज होकर अरब देशों और ओपेक ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने इजराइल का समर्थन करने वाले देशों को तेल की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी। इसे ऑयल एम्बार्गो कहा गया और रातों रात दुनिया की तस्वीर बदल गई। अमेरिका जैसे देश जहां तेल की नदियां बहती थीं, वहां पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी कतारें लगने लगी, फैक्ट्रियां बंद होने लगी और बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज बर्बादी की कगार पर पहुंच गईं। सिर्फ 4 महीनों के अंदर तेल की कीमतें $3 प्रति बैरल से बढ़कर $12 तक पहुंच गई, यानी कि रातों रात तेल 4 गुना महंगा हो गया। इस घटना ने दुनिया को पहली बार ये एहसास कराया कि ब्लैक गोल्ड सिर्फ इंजन नहीं चलाता, बल्कि ये दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था की धड़कन है। इस संकट की सबसे ज्यादा मार अगर किसी पर पड़ी, तो वो थे भारत जैसे विकासशील देश। 1974 में यूनाइटेड स्टेट्स ने एक लिस्ट तैयार की थी, जिनमें उन 30 देशों के नाम थे जो इस तेल संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, और बदकिस्मती से भारत उस लिस्ट में सबसे ऊपर था। भारत की सड़कों पर उस समय इम्पाला जैसी बड़ी बड़ी अमेरिकी गाड़ियां चलती थी, जो बहुत ज्यादा पेट्रोल पीती थी। तेल महंगा होते ही ये गाड़ियां सड़कों से गायब होने लगी और उनकी जगह छोटी किफायती फियाट और हेराल्ड जैसी गाड़ियों ने ले ली। अभी दुनिया इस झटके से बाहर उभर ही रही थी कि कुछ सालों बाद 1979 में एक और बड़ा संकट आ गया। इस बार वजह थी ईरान में होने वाली क्रांति, यानी कि ईरानियन रेवोल्यूशन। वहां सामाजिक उथल पुथल इतनी ज्यादा थी कि तेल का उत्पादन लगभग ठप हो गया, सप्लाई कम हुई और डिमांड बढ़ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1981 तक तेल की कीमतें $32 प्रति बैरल तक पहुंच गई। भारत के लिए यह समय बहुत चुनौतीपूर्ण था। देश की पूरी इकोनॉमी इस महंगे तेल की वजह से हिल गई थी। महंगाई आसमान छूने लगी थी, क्योंकि माल ढोने वाले ट्रकों का किराया बढ़ गया था। लेकिन इन संकटों ने दुनिया को एक सबक दे दिया, वो ये कि किसी एक चीज पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना कितना खतरनाक हो सकता है। यहीं से देशों ने तेल के विकल्प खोजना और अपनी खुद की ड्रिलिंग तकनीक को बेहतर बनाना शुरू किया। रूस और अमेरिका जैसे देशों ने ओपेक के इस दबदबे को भांप लिया था, इसलिए उन्होंने खुद को ओपेक से अलग रखा और अपना तेल उत्पादन बढ़ाना शुरू किया, ताकि वो अपनी कीमतें खुद तय कर सके। लेकिन तेल का ये खेल जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। आगे चलकर साल 2020 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास के सारे पन्ने पलट दिए, जब तेल की कीमतें शून्य से भी नीचे चली गई थी। दोस्तों, इतिहास में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन साल 2020 ने जो दिखाया उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अप्रैल 2020 में दुनिया ने एक ऐसी घटना देखी जो पहले कभी नहीं हुई थी। क्रूड ऑयल की कीमतें नेगेटिव में चली गईं। जो तेल $18 प्रति बैरल में बिक रहा था, वो अचानक गिरकर -$37 प्रति बैरल तक पहुंच गया। इसका मतलब ये था कि तेल बेचने वाली कंपनियां ग्राहकों को पैसे दे रही थी कि भाई हमारा तेल ले जाओ और इसे कहीं स्टोर कर लो। इस अजीबोगरीब स्थिति के पीछे वजह थी कोविड-19 पेंडेमिक। लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया घरों में कैद हो गई थी। गाड़ियां खड़ी थी, हवाई जहाज जमीन पर थे और फैक्ट्रियां बंद थी। तेल की मांग अचानक खत्म हो गई, लेकिन तेल का उत्पादन जारी था।
तेल रखने के लिए गोदाम और टैंक भर चुके थे। रशिया और ओपेक के बीच तेल उत्पादन को कम करने को लेकर अनबन हो गई, जिससे मार्केट पूरी तरह क्रैश हो गया। हालांकि यह स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं रही, लेकिन इसने दिखा दिया कि तेल का बाजार कितना नाजुक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस काले सोने की चमक के पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा भी है। तेल ने हमें रफ्तार तो दी, पर इसकी कीमत हमारा पर्यावरण चुका रहा है। तेल और गैस इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं और प्रदूषण धरती के तापमान को बढ़ा रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब समुद्र के बीचों बीच तेल ले जाने वाले बड़े बड़े जहाजों से तेल लीक होता है, तो वो पानी की सतह पर फैल जाता है। इससे ऑक्सीजन पानी के अंदर नहीं जा पाता और लाखों समुद्री जीव तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तेल की खोज में हमने बड़े बड़े जंगलों को काट दिया है, जिससे जंगली जानवरों के घर छिन गए हैं। तेलों को रिफाइन करने की प्रक्रिया में जो जहरीली गैसें निकलती हैं, वो इंसानों में फेफड़ों और सांस की गंभीर बीमारियां पैदा करती हैं। आज हम जिस सुख सुविधा और तेज रफ्तार वाली जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, उसके पीछे प्रकृति का एक बहुत बड़ा बलिदान छिपा है। यही वजह है कि अब दुनिया का नजरिया बदल रहा है। हम धीरे धीरे क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आम होती जा रही हैं। नॉर्वे जैसे देश, जिनके पास खुद के तेल के विशाल भंडार हैं, वो भी अब अपनी जनता को इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट होने को कह रहे हैं। सोलर पावर और विंड एनर्जी अब भविष्य की जरूरत बन गए हैं। तो दोस्तों, ये थी उस काले सोने की कहानी, जिसने मिट्टी में दबे रहने से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को घुटने पर लाने तक का सफर तय किया। तेल ने हमें तरक्की तो दी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी धरती को बचाने के लिए प्रदूषण मुक्त रास्तों को चुनें। आपको क्या लगता है, क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां पूरी तरह से पेट्रोल और डीजल की जगह ले पाएंगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।